नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं विनय सिंह तेजस आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और दिनचर्या के हिसाब से आज करंट अफेयर्स के पहले चरण में आपको आज समसामयिकी विषय पर रेगुलर 7 से 8 बजे आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। उसी सीक्वेंस में आज मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने मुखातिब होते हुए इस बात का सूचना देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, खासकर यूपीएससी, ऑल स्टेट पीएससी और वनडे एग्जाम यानी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और अदर स्टेट के जो करंट अफेयर्स है उसमें आज हम कवर करेंगे। तो आज इसी सीक्वेंस में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे हम लोगों को ऐसे के विषय में पढ़ना होता है। तो आपको मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स में हम लोग लगभग मल्टी डायमेंशनल अप्रोचेज के साथ ये सारी डिटेल स्टडी कराएंगे और इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि डिटेल न्यूज एनालिसिस, जिसको डीएनए कहते हैं, और रेगुलर न्यूज एनालिसिस जो होगी उसको हम लोग कहेंगे, रेगुलर न्यूज एनालिसिस जो होगा उसको हम लोग कहेंगे आरएनए। तो डीएनए और आरएनए जो लेकर आया हूं वो बेसिकली हम न्यूज की एनालिसिस देखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान देना, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एलो फंगस के विषय में, उसके बाद गुट निरपेक्ष के विषय में, उसके बाद कावेरी नदी जल विवाद और मेकेदातु परियोजना और विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर के विषय में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग चलते हैं और देखते हैं एलो फंगस। एलो फंगस की अगर हम बात करते हैं, यह एलो फंगस, जिसे ध्यान देना, इसे म्यूकर सेप्टिक भी कहा जाता है, म्यूकर सेप्टिक भी कहा जाता है। प्रायः शुरू में वातावरण में एक कवक की उपस्थिति से विकसित होता है। ये एक फंगस के रूप में विकसित होता है और इसकी उपस्थिति में अनावश्यक थकान, यानी एलो फंगस जब हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि आपको अनावश्यक थकान होंगे, शरीर पे चकत्ते हो जाएंगे यानी रेड स्पॉट हो जाएगा, त्वचा में जलन होना शुरू हो जाएगा, आदि समस्याएं हो सकती है। तो इस फंगस की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? थकान होगा, शरीर पर रेड स्पॉट होगा और ये जो होगा शरीर जो स्किन है उसमें जलन होना शुरू हो जाएगा। ये बेसिकली 30 से 40% से कम आर्द्रता स्तर पर कवक के विकास को बढ़ावा दे सकता है, यानी जहां ह्यूमिडिटी 30 से 40% होती है वहां इस तरह के कवक का विकास तेजी से होता है। इसकी शुरुआत प्रायः फेफड़ों से नहीं होती है, किंतु शरीर के इंटरनल अंगों पर यह हमला करता है और शरीर के संपूर्ण कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। तो ध्यान देना, यह शरीर के सभी कार्य प्रणाली को क्या करता है? डैमेज करता है और इफेक्ट करता है। अब बेसिकली वो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं जो स्टेरॉयड का लंबे समय तक उपयोग, दूषित वातावरण, अनियंत्रित डायबिटीज, अस्वास्थ्यकर आदतें, कम प्रतिरक्षा और सरुग्णता। ये आप ध्यान देना कि कोई ऐसी हैबिट है जो हमारे हेल्थ के लिए पॉजिटिव नहीं है, और ऐसे लोग जो स्टेरॉयड को लंबे समय तक सेवन किया है या दूषित वातावरण में या डायबिटीज का लेवल जो है एक्सट्रीम हो जाए, इस तरीके से कोविड-19 के उपचार के दौरान आप देखेंगे कि स्टेरॉयड और इम्यूनोसप्रेसेंट शामिल है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या कर देता है? कमजोर कर देता है।
तो आपको मैं बता दूं को कोविड-19 की वजह से, यानी जो कोरोना पॉजिटिव से ग्रसित थे, उनको स्टेरॉइड या अदर ये सारी चीजें लेने की वजह से शरीर में इस तरह की प्रॉब्लम और खासकर येलो फंगस को हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ हम लोग देखें कि इसकी और भी पहचान क्या होती है। वजन कम होना, भूख कम लगना, सुस्ती येलो फंगस संक्रमण के सामान्य लक्षण है। तो सबसे वजन कम होना, भूख का कम लगना, सुस्ती येलो फंगस के क्या है। यदि समय पर पता नहीं लगाया जाए तो ध्यान देना, ये हमारे शरीर से जो कोई चीजें जो पक जाता है और उससे जो रिसाव होता है, तो इस तरीके से मवाद और धसी हुई आंखें, अंग विफलता जो हमारे बॉडी को डैमेज करेगा, और गांव को धीमा उपचार। ध्यान देना, यह नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का मतलब यह होता है कि जीवित ऊतकों में कोशिकाएं लंबे समय से पहले मर जाती है। यानी नेक्रोसिस वह एक प्रोसेस होता है जो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स है और ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसको टिश्यूज कहते हैं, वो समय से पहले क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, यानी उनकी डेथ हो जाती है और फिर से वो रीजनरेट नहीं होते हैं। ये सहित लक्षण अधिक गंभीर हो सकते हैं। तो येलो फंगस जो होता है हमारे शरीर के मल्टी डायमेंशनल ऑर्गन्स को क्या करता है, डैमेज करता है। येलो फंगस संक्रमण के लिए एकमात्र ज्ञात उपचार, ध्यान देना, ये है, ये जो कहा जाता है कि येलो फंगस का उपचार जो किया जाएगा, ये एम्फोटेरिसीन, ये एम्फोटेरिसीन जो है बी कि इंजेक्शन लगाया जाएगा, जो एंटी फंगल दवा है जिसका उपयोग ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के लिए भी किया जा रहा है। ध्यान देना, ये इसका जो येलो फंगस का उपचार जो है वो बेसिकली क्या हम लोग कह सकते हैं, एम्फोटेरिसीन। एम्फोटेरिसीन जो होता है, एम्फोटेरिसीन बी का उपयोग करने से इसका हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए आपसे उम्मीद किया जाता है कि स्वच्छता बनाए रखें, बासी भोजन न खाएं और कमरे की नमी को नियंत्रण में रखें। इस तरह की चीजें जो अगर रहेगी तो येलो फंगस से आप दूर रहेंगे। और कहा भी जाता है कि किसी भी बीमारी से निजात पाने के लिए अपने इम्यून को स्ट्रॉन्ग करना और स्वच्छता को मेंटेन करने से हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी। अब इम्यून स्ट्रॉन्ग करने के मल्टीपर्पज क्या है, बहु रास्ते हैं जिसको आप कर सकते हैं, वो आपके खान पान और दिनचर्या पर निर्भर करता है। इसीलिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अब इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं कि ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस की अगर बात करते हैं तो व्हाइट फंगस की अगर बात करते हैं तो व्हाइट फंगस या इसको हम कैंडिडियासिस कहते हैं, यह एक मात्र कवक संक्रमण है जो कैंडिडा नामक कवक से क्या होता है, फंगस से, ये फंगल ये इन्फेक्शन है, ये होता है। उसके बाद अगर ब्लैक फंगस की बात करते हैं तो इसको कहते हैं म्यूकोकर्मोसिस, जिससे पहले जाइगोमाकाइसोसिस कहते हैं के रूप में जाना जाता और कभी कभी ये ब्लैक फंगस के रूप में भी जाना जाता। तो ध्यान देना, इसको जाइगोमाइकोसिस, ये जाइगोमाइकोसिस को ही हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक फंगस के रूप में भी जाना जाता है। यह आमतौर पे सांस लेने में क्या होती है, सांस लेने, दूषित भोजन खाने और खुले घाव के माध्यम से हमारे शरीर में क्या करता है, फैलता है या हमारे शरीर में एंट्री करता है। तो आपसे ध्यान देना कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस से यूपीएससी और अदर पीएससी और वनडे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि किस वजह से इनके लक्षण क्या है, इन कौन से फंगल यानी कौन से फंगस से कौन सी येलो फंगस होता है, व्हाइट फंगस होता है या आपके ब्लैक फंगस होते हैं, ये इनके नाम क्या है, ये डिटेल आपको रखना होगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं आगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान देना, विश्व बहुत सारे त्रासदियों से गुजरा है। उसमें हम जो त्रासदी की बात करते हैं वो एक त्रासदी था फर्स्ट वर्ल्ड वार। और फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो कारणों के विषय में हम जाएं तो बहुत एक मेजर कारण नहीं था, लेकिन अगर वर्चस्व की भावना की बात करें वह एक मेजर रूप
धारण किया। उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन आने की वजह से दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जिसकी वजह से क्या हो गया कि एक वर्ग विशेष दुनिया में डेवलप हुआ, और उसी वर्ग विशेष की वजह से इंडिया और पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, क्योंकि इंडिया उस समय अगर हम बात करेंगे 1947 से पहले इंडिया गुलाम था, वो भी ब्रिटिशर्स के कॉलोनी के रूप में परिभाषित था। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार में जो कहा जाता है कि कंट्री जो डेवलप्ड के फॉर्म में हुए, और जो कहा जाता है कि जो पूरे विश्व को दो प्रमुख भागों में डिवाइड किया, और एक वर्ग था जिसको कैपिटलिस्टिक कहते हैं, जिसको पूंजीवाद कहते हैं, और एक को हम लोग समाजवाद या कम्युनिस्ट या उसको हम लोग मार्क्सिस्ट भी कहते हैं। तो कहा जाता है कि यह जो जिस तरीके से हमारा वर्ल्ड डाइपोलर डिवाइडिंग हुआ था, उसमें एक मेजर रूप में यूएसए था और रसिया था, और ये कहा जाता है कि ये पूरा विश्व दो वर्गों में डिवाइड हो गया। उसमें भारत और भारत के कुछ कहा जाता है कि जो थर्ड कंट्री, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री की अगर हम बात करते हैं, यानी कि हम लोग डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री, जो बाद में विकसित हुआ, तो उसी के बाद जो हुआ तीन पार्टों में जो डिवाइड हुआ, तो कुछ ऐसे देश जो थे जो कहा जाता है कि कैपिटलिस्टिक कंट्री और सोशलिस्ट कंट्री से दूर रहना चाहते थे, और इसी दूर रहने की वजह से, दूर रहने का मतलब वो तटस्थ रहना चाहते थे। इसी सीक्वेंस में एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मूवमेंट चलाया गया था जिसको NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं, जिसको गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो यह गुट निरपेक्ष आंदोलन जो होता है शीत युद्ध 1945 से लेकर 90 के दौरान राज्यों के एक संगठन के रूप में गठित हुआ, जो औपचारिक रूप से खुद को संयुक्त राज्य अमेरिका, जो पूंजीपति, ये ध्यान देना, पूंजीवाद या सोवियत संघ जो समाजवाद के साथ संरक्षित नहीं करना चाहता था, लेकिन स्वतंत्र या तटस्थ रखने की मांग किया। यानी जो व्यक्ति क्या है कि इन दोनों कंट्रियों की ओर झुकाव न रखे, इन दोनों से आइसोलेट रहता है, इन दोनों से दूर रहता है, यानी किसी पे हाँ कहो तो भी हाँ, ना कहो तो भी हाँ, इस तरीके की कंडीशन कि खुद वो स्वतंत्र रहना चाहता था, वो किसी ग्रुप से बिलोंग नहीं करना चाह रहा था। इसी के दौरान जो हुआ, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई 1955 में बांडुंग सम्मेलन में। 6 वर्ष के पश्चात गुट निरपेक्ष देशों का आंदोलन, ये कहा जाता है कि बेलग्रेड के पहले शिखर सम्मेलन में व्यापक भौगोलिक आधार पर स्थापित किया गया था। ध्यान देना, यह भौगोलिक आधार पर स्थापित किया गया था और सितंबर 1961 में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन का आयोजन यूगोस्लाविया के, ध्यान देना, ये जोसेफ ब्रोज टिटो और मिस्र के जमाल अब्देल नासिर और भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, घाना के क्वामे नक्रुमाह, ये ध्यान देना, घाना के क्वामे नक्रुमाह और इंडोनेशिया के सुकोर्डो के आयोजित किया गया, के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। और इसमें कहा जाता है कि नाम के फाउंडर मेंबर में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी काफी योगदान रहा है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसका मेन उद्देश्य था साम्राज्यवाद, ध्यान देना, इंपेरियलिज्म और कॉलोनिज्म और न्यू कॉलोनिज्म, यानी नौ उपनिवेशवाद, जातिवाद आदि सभी रूपों में उनके खिलाफ और संघर्ष में राष्ट्रीय स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता एवं गुट निरपेक्ष देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्मित इन संगठन को 1979 में हवाना उद्घोषणा में बताया गया। यानी हवाना उद्घोषणा में यह कहा गया कि जो गुट निरपेक्ष का जो मेन आदेश होगा, मेन उद्देश्य होगा, आदेश और उद्देश्य दोनों यह इस प्रकार से होगा कि साम्राज्यवाद के खिलाफ, नौ उपनिवेशवाद के खिलाफ और उपनिवेशवाद और जाति और सभी के खिलाफ, और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर इन्होंने क्या किया कि क्षेत्रीय अखंडता पर इन्होंने गुट निरपेक्ष देशों की सुरक्षा की एक सुनिश्चित करने के लिए 1979 में यह हवाना डिक्लेरेशन में किया गया था।
उसके बाद अगर हम बात करें कि 2018 के तहत इसमें 120 सदस्य थे, जिसमें अफ्रीकी कंट्री के ये 53 कंट्री थे, एशिया के 39 थे, लैटिन अमेरिका के 26 थे और यूरोप के 2 देश शामिल थे। 17 देश और 10 अंतरराष्ट्रीय संगठन नाम के पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर के रूप में हैं। तो ध्यान देना, आज भी इसकी सार्वभौमिकता है, प्रासंगिकता है। तो इसी के आधार पर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि नाम का, NAM के नेम का अगर औपचारिक संविधान और अस्थायी सचिवालय नहीं है, यह इसकी प्रशासनिक व्यवस्था और गैर श्रेणीबद्ध है और यह चक्रीय होते हैं, साइक्लिक प्रोसेस में होता है और निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं, जिसके लिए पर्याप्त सहमति की आवश्यकता होती है। और 2020 में अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव, ध्यान देना, इल्हाम अलियेव वर्तमान में अध्यक्ष, 2022 तक की पहल पर इनकी अध्यक्षता में गुट निरपेक्ष आंदोलन की बैठक बुलाई गई अजरबैजान में। तो ध्यान देना, ये इस समय के अध्यक्ष कौन है? इल्हाम अलियेव। जो इल्हाम अलियेव जो है वो अजरबैजान जो है कैस्पियन सी के तट पर स्थित है, जिसकी राजधानी बाकू है। तो ये वहां के राष्ट्रपति जो है वर्तमान में अध्यक्ष थे और इसकी, ध्यान देना, आज भी सार्वभौमिकता, प्रासंगिकता है। अभी रिसेंट में आप देखोगे कि जिस तरीके से वर्ल्ड मल्टीपोलर डिवीजन होते जा रहा है और अलग अलग देश अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। आज अभी रिसेंट में देखेंगे कि इजराइल का जो मुद्दा है उसमें भारत ने अपनी रणनीति का अच्छा परिचय किया, यानी नेम का अच्छा उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आज भी नेम का कहा जाता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की सार्वभौमिकता और प्रासंगिकता है, जिसके आधार पर भारत अपना क्या करता है कि अपना पक्ष को रखने की कोशिश करता है और भारत हमेशा तटस्थ की नीति अपनाया है, जो सभी देशों से समान दूरियां रखता है और अपनी मौलिक विकास के साथ, अपने देश के विकास के साथ किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, जिससे कोई दूसरा देश इस तरह की प्रक्रिया में शामिल हो सके। हाँ, हमारी देश की विदेश नीति इस प्रकार होती है जो संप्रभु होती है और इस तरीके से यह प्रॉपर रूप में रेगुलाइज और क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे कावेरी जल विवाद। अब देखते हैं तो तीसरा हमारा न्यूज जो है कावेरी जल विवाद की अगर बात करते हैं, और कावेरी जल विवाद की अगर हम बात करते हैं तो कावेरी नदी जो मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां हैं और प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां में कावेरी नदी एक ऐसी नदी है जो सदा नीरा है, जो सालों भर क्या होती है, पानी उसमें अच्छी प्रवाहित होती है, क्योंकि प्री मानसून और पोस्ट मानसून के बाद क्या कहा जाता है कि रिट्रिएटिंग मानसून के साथ क्या हो जाती है, अच्छी बारिश हो जाती है, जिसमें पानी का फ्लो अच्छा होता है। ध्यान देना, ये दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदियों में से एक है और दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में ये चौथी बड़ी नदी है। और इसी के साथ इसके विषय में कुछ जानकारी हम लोग देखते हैं कि इसे तमिल भाषा में पुन्नी कहा जाता है और पोनी नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे गंगा ऑफ द साउथ कहा जाता है, इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है और ध्यान देना, दक्षिण भारत की गंगा, वो कहने का मतलब होता है कि दक्षिण भारत की पवित्र नदियों में से एक नदी है। यह दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है। इसका उद्गम स्थान, ध्यान देना, ये दक्षिण पश्चिम कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है और यह कर्नाटक के तमिलनाडु के राज्यों से होते हुए साउथ ईस्ट दिशा में बहती हुई क्या होती है, पूर्वी घाट में पांडिचेरी से होती हुई बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ध्यान देना, इसका उद्गम स्थान कहाँ है, ब्रह्मगिरी है और ब्रह्मगिरी से निकलती हुई ये पूरब की तरफ बहती है और बहने के साथ तमिलनाडु में जाती है और तमिलनाडु से पुडुचेरी से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसकी अगर सहायक नदियों की बात करें तो अर्कावती है, हेमावती है, लक्ष्मण तीर्थ है, सिमसा है, काबिनी है, भवानी है, हरंगी है आदि इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जो कि कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसी के साथ अगर आप इस मैप का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ जो आप देख रहे हो
ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये पॉइंट है आपका ब्रह्मगिरी, और यहां से वो निकलती है और निकलने के पश्चात क्या होती है, यहाँ ये तमिलनाडु में एंट्री करती है, और तमिलनाडु में एंट्री करने के बाद कावेरी जो है वो ध्यान देना ये पुडुचेरी में बहती हुई बे ऑफ बंगाल में यह गिर जाती है। इस तरीके से आप देखोगे कि यह कावेरी जल में ये नदी जो है इस तरीके से इनका फ्लो का डायरेक्शन है। अब हम ध्यान देना कि कावेरी जल विवाद जो है वो काफी तेजी से फैल रहा है। तेजी से फैलने का मतलब यह है कि काफी दिनों से यह प्रॉब्लमेटिक है। तो कहा जाए कि तमिलनाडु के द्वारा यह विरोध क्यों किया जा रहा है, तो कहा जाता है कि तमिलनाडु के द्वारा यह विरोध करने का जो तमिलनाडु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित प्राप्त होने तक ऊपरी तट पर प्रस्तावित किसी भी परियोजना का विरोध करता है। और ध्यान देना ऊपरी तट और निचली तट, अपर अगर हम लोग बात करें कि अपर राइपेरियन क्या होता है और लोअर रिपेरियन क्या होता है, तो अपर कहा जाता है कि अपर तट क्या होता है और लोअर तट क्या। तो मान लो कि कोई भी नदी का उद्गम स्थान हाई प्लेस से होती है, और हाई प्लेस से निकलते हुए क्या होती है कि वो लो से निकलती हुई वो क्या होती है किसी सागर में या किसी उसका जो माउथ ऑफ रिवर होता है वो कहीं ना कहीं जरूर होता है। और ध्यान देना माउथ ऑफ रिवर वही होता है जहां पानी का लेवल और इनका फ्लो का लेवल दोनों इक्वलाइज हो जाता है, यानी दोनों बराबर हो जाता है। तो ये कहने का मतलब होता है कि इधर से ऊपर से बहने वाली जो नदियां होती हैं इसको ऊपरी तट कहते हैं और इसको लोअर तट कहते हैं। तो ध्यान देना है कि अगर कोई भी ऊपर अगर कोई भी कंट्री कोई भी रिवर दो या दो से अधिक स्टेट से अगर फ्लो होती है तो ऊपरी तट जो होता है अपर रिपेरियन जो होता है उसमें आप ध्यान देना है कि कोई भी डैम और किसी भी तरह से पानी का कंजम्पशन या पानी का जिस तरीके से आप यूटिलाइज कर रहे हो या पानी की यूटिलाइजेशन के लिए किसी तरह का कंस्ट्रक्टिव वर्क अगर कर रहे हो आप, तो उसके लिए क्या होता है कि पड़ोसी राज्य से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। यानी लोअर रिपेरियन जो होते हैं जो कंट्री या लोअर रिपेयर जो स्टेट होते हैं उनसे क्या होता है कि उससे आपको लेना पड़ता है, क्या उससे लेना पड़ता है आपको परमिशन। तो वही कहा जाता है कि प्रस्तावित परियोजना का विरोध करता है। कर्नाटक को इस मामले में निचले यानी कि तमिलनाडु की सहमति बिना अंतर्राज्यीय नदी के जलाशय बनने का कोई अधिकार नहीं है। वो लोअर अगर रिपेरियन अगर स्टेट से अगर परमिशन ले ले तो अवैध माना जाता है। यह परियोजना कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल यानी CWDT उस समय अंतिम निर्णय के विरुद्ध जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कोई भी राज्य विशेष स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता और अन्य राज्यों के अंतर्राज्यीय नदियों के जल से वंचित करने का अधिकार नहीं रखता है। कहने का मतलब यही होता है कि कोई भी राज्य जो अपर रिपेरियन में है स्थित है उस पर कोई भी कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं कर सकता, वह अपनी संपत्ति नहीं मानेगा। और अगर किसी भी तरह का अगर कंस्ट्रक्टिव वर्क कार्य करना है तो उसके लिए लोअर रिपेरियन स्टेट से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर परमिशन नहीं तो अवैध माना जाएगा। अब ध्यान देना जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कावेरी बेसिन में उपलब्ध मौजूद भंडारण सुविधा या जन भंडारण के वितरण हेतु पर्याप्त थी। ध्यान देना दोनों ही चीजें थी कि वहां जल भी पर्याप्त थी और क्या होता है भंडारण की अगर बात करें और जल भंडारण यानी वाटर डिपोजिशन की बात करें और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें वो पर्याप्त थी। इसलिए कर्नाटक का प्रस्ताव प्रथम दृष्टि में सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाना चाहिए कि इस तरीके से पर्याप्त होने के बावजूद अगर इस तरह की प्रक्रिया हो रहा है तो खारिज कर देना चाहिए। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के विषय में देख लें कि यह विवाद कोई एक दिन की यह विवाद नहीं है। यह ध्यान देना कर्नाटक की ये कर्नाटक से कावेरी नदी का जो उद्गम कर्नाटक से और केरल से आने वाली प्रमुख सहायक नदियां के साथ तमिलनाडु से होकर बहती है। ध्यान देना यह केरल से निकलती है ये कर्नाटक से निकलती है, इधर केरल से आकर बहुत सारी नदियां इसमें मिल जाती हैं। मिलने के पश्चात ये तमिलनाडु में बहती हुई ये कहां जाती है कि पुडुचेरी से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो
तो मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो यह विवाद मुख्यतः 3 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी से है, और किसी भी नदी का 2 या 2 से अधिक राज्यों का विवाद हो जाता है तो यह जो ये एरिया आता है, यह जो नदी संबंधित विवाद जो आता है वो सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में यह सारी चीजें संचालित किया जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि एक तो तमिलनाडु हो गया, एक कर्नाटक हो गया और एक जो हो गया केरल, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां कावेरी जल विवाद है। इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश जो है जिसको हम पुडुचेरी कहते हैं, यह बेसिकली तो कावेरी जल विवाद जो है मुख्यतः कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच है। यह विवाद का इतिहास 150 साल पुराना है तथा यह तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर के बीच, आप ध्यान देना, 1892 और 1924 में हुए 2 समझौतों से इससे जुड़े हुए। तो ध्यान देना, यह आज का विवाद नहीं है, अगर देखा जाए तो काफी पुराना है और इसी समझौते के सिद्धांत को शामिल किया गया था कि ऊपरी तटवर्ती राज्यों को किसी भी निर्माण या गतिविधि, उदाहरण के लिए कावेरी जल के लिए क्या होगा, निचले तटवर्ती राज्यों की सहमति प्राप्त करनी होगी। मैं पहले ही बता दिया था कि यह, आप ध्यान देना, 1892 उस समय तो ध्यान देना ये मद्रास प्रेसिडेंसी थी और मैसूर के बीच जो हुआ था, इस तरह के 2 ट्रीटी हुए थे। ये एक जो था 1892 में और एक हुआ था 1924 में, यह 2 समझौते हुए थे और उसमें ये कहा गया है, मुख्य रूप से ये कहा गया था कि जो लोअर रिपेरियन होंगे स्टेट, जो लोअर रिपेरियन स्टेट होंगे और जो अपर रिपेरियन स्टेट होंगे उनसे परमिशन, यानी अपर स्टेट जो रिपेरियन स्टेट जो होंगे उसको लोअर रिपेरियन स्टेट से परमिशन लेना होगा। अगर किसी भी तरह के कंस्ट्रक्टिव कार्य करता है, अगर वो नहीं लेता है तो वह अवैध माना जाएगा। 1974 की अगर हम बात करते हैं तो 1974 कर्नाटक अपने 4 नए जलाशयों के तमिलनाडु के सहमति के बिना मोड़ना यानी बनाना शुरू, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया, विवाद शुरू हो गया। तो ये 1974 की बात है कि कर्नाटक अपने यहाँ क्या हो गया, 4 डैम बनाने के लिए प्रपोज कर दिया, जिसकी वजह से परिणाम यहीं से शुरू हुआ। यह मामले को सुलझाने के लिए 1990 में कावेरी जल विवाद क्या हो गया कि ट्रिब्यूनल CWD की स्थापना, CWDT की स्थापना की गई। सामान्य वर्षा की स्थिति में कावेरी जल नदी के 4 तटवर्ती राज्यों के बीच किस प्रकार साझा किया जाना चाहिए, यानी कावेरी नदी का जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है यानी पानी का बंटवारा है वो किस तरीके से जो कहा जाए कि इस संदर्भ में 2007 में 17 वर्षों के बाद समय लगा। ये न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया कि संकट के वर्षों में जल का साझाकरण हेतु अनुपातिक आधार पर उपयोग किया जाना चाहिए। 6 वर्ष का समय लिया गया और 2013 में यह आदेश अधिसूचित किया गया कि जिस स्टेट में कावेरी नदी का जितना फ्लो वाला एरिया होता है, इसका एरिया का रेशियो निकाल लेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हम पानी का बंटवारा कर देंगे। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय की चुनौती दी गई, जिसके तहत कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए ये ध्यान देना 12,000 क्यूसेक जल छोड़ने का निर्देश दिया गया। इस निर्देश के बाद राज्य में व्यापक क्या हो गया, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। वजह क्या थी? अब वजह के जो मुख्य वजह जो था वो वाटर को लेके था। तो इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि मेकेदातु ये परियोजना, मुख्यतः यह मेकेदातु परियोजना जो था, इसी पर मेन विवाद हुआ है। तो कर्नाटक राज्य ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के द्वारा एक ज्वाइंट कमीशन बनाया गया, ज्वाइंट कमेटी बनाया गया है और उस पे ज्वाइंट कमेटी गठित करने के निर्णय को चुनौती देने का फैसला किया गया। यह ज्वाइंट कमेटी जो होगा वो मेकेदातु में अनधिकृत निर्माण अधिकृत आरोपों की जांच करेगी और कर्नाटक सरकार द्वारा कावेरी पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव किया गया था। ध्यान देना, यह मेकेदातु पर एक ज्वाइंट कमेटी के द्वारा क्या किया जाएगा, उसका जांच किया जाएगा
और जांच करने का मेन उद्देश्य होगा कि जो इनके मानक है एनजीटी या अदर सुप्रीम कोर्ट या जो इनके बाइलेटरल जो एग्रीमेंट हुए थे वो क्या सही और सटीक है कि नहीं। अब आप बात दे दें कि मेकेदातु जो है जिसका अर्थ बकरी की छलांग, यह मुख्यतः कावेरी और उसकी सहायक नदी अर्कावती के संगम पर स्थित है और एक गहरी खाई के रूप में है। इस परियोजना में कुल 9,000 करोड़ रुपए का लागत होगा, जिसका उद्देश्य यह होगा कि बेंगलुरु शहर को क्या है, पीने के पानी का भंडारण और आपूर्ति करना। और इस परियोजना के द्वारा 400 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करने का प्रस्ताव था। ध्यान देना, इसका मेन उद्देश्य मेकेदातु परियोजना का मेन उद्देश्य था कि बेंगलुरु राज्य को क्या करना है, बेंगलुरु राज्य को पेयजल की सुविधा कराना और 400 मेगावाट की बिजली को उत्पन्न करना है। 2017 में सर्वप्रथम कर्नाटक सरकार द्वारा इसे अनुमोदित किया गया था और इसी के साथ आप देखेंगे कि 2017 के बाद ये कहानी शुरू हुई। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम निर्णय 2018 में आया, जिसमें न्यायालय ने कावेरी नदी को, ध्यान देना 2018 को, ये कावेरी नदी को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर, और राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का मतलब होता है कि किसी स्टेट का उस पर अपना अधिकार नहीं होगा। CWDT द्वारा जल बंटवारे हेतु अंतिम रूप से की गई व्यवस्था को बरकरार रखा गया और कर्नाटक से तमिलनाडु को किए जाने वाले जल आवंटन को भी कम कर दिया गया। ये प्रमुख मांग। अब कर्नाटक को ध्यान देना 284.7 हजार मिलियन क्यूबिक फीट उनको पानी मिलेगा, जबकि तमिलनाडु को 404.25 क्यूबिक ये मिलियन क्यूबिक फीट, केरल को 30 ये मिलियन क्यूबिक फीट और पुडुचेरी को 7 मिलियन क्यूबिक फीट पानी का फ्लो यानी पानी दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को कावेरी जल योजना, ध्यान देना, कावेरी मैनेजमेंट स्कीम को अधिसूचित करने का निर्देश दिया और केंद्र सरकार ने जून 2018 में कावेरी जल प्रबंधन आयोजना, ये ध्यान देना, योजना अधिसूचित किया, जिसके तहत कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण यानी कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी CWMA और कावेरी जल विनिमय समिति कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी का गठन किया गया। तो ध्यान देना, यह 2 कमेटी गठन किया गया और इसी 2 कमेटी के द्वारा जो कावेरी नदी का जो जल विवाद है या कावेरी नदी में बहने वाले जो पानी है, वो वाटर फ्लो है, उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके, जिसमें चारों राज्यों के बीच यानी 3 राज्य और 1 यूटी के बीच किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम और कोई विवाद न शुरू हो। ये आप देख सकते हैं कि मेकेदातु जो है वो यहाँ इस तरीके से है, ये मेकेदातु है और यहाँ मेकेदातु जो है वो बेसिकली कावेरी और अर्कावती के बीच, ध्यान देना, कावेरी और अर्कावती के संगम पर यह स्थित है। इसी के साथ अगर मैं आपको बता दूं कि इस परियोजना का एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया गया है और उसके आधार पर यह डिफाइन करने की कोशिश किया गया है। परियोजना के विस्तृत रिपोर्ट पहले ही जल संसाधन मंत्री से मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे पर्यावरण, वन और परिवर्तन यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से ये मंजूरी मिलना शेष है। ये कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का अनुमोदन प्राप्त होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कावेरी, ध्यान देना, कावेरी अभ्यारण्य का 63% वन क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। जब इस तरह की चीजें होंगी तो जलमग्न हो जाएगा, जिससे वहां की वाइल्ड लाइफ की जो एग्जिस्टेंस के लिए क्या होगा, खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्ट्री द्वारा इसको ऑथराइज्ड होना होगा, तभी आगे की प्रक्रिया बढ़ पाएगी। 2018 में तमिलनाडु राज्य द्वारा परियोजना के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। हालांकि कर्नाटक द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया था कि यह परियोजना तमिलनाडु में जल के प्रवाह को प्रभावित
नहीं करेगा, लेकिन फिर भी प्रभावित कर रहा है। इसीलिए तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद आपको मैं बताऊं कि जून 2020 को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बैठक के दौरान तमिलनाडु ने परियोजना को लेकर फिर अपना विरोध प्रकट किया, और इस तरीके से प्रकट किया कि जो प्रक्रियाएं जो लिया गया है वो हमारे लिए सुटेबल नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं विनायक दास दामोदर, यानी विनायक दामोदर सावरकर की बात करते हैं तो 28 मई 1983 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में भांगुर नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी नामक एक भूमिगत सोसाइटी यानी सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना किया था, जिसका मेन उद्देश्य जो था, मेन ऑब्जेक्टिव जो था, लोगों में अवेयरनेस यानी राष्ट्रीयता को लेके अवेयरनेस फैलाना, यानी जागरूकता फैलाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में पार्टिसिपेट कर सके, भाग ले सके। सावरकर यूनाइटेड किंगडम गए और इंडिया हाउस तथा फ्री इंडिया हाउस जैसे संगठनों से जुड़े। ये 1937 से लेकर 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। सावरकर ने द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ये कहा जाता है 1857 पे जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार था उस पे इन्होंने एक किताब लिखा था, जिन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह का इस्तेमाल किए जाने वाले छापामार युद्ध का यानी गुरिल्ला वारफेयर का इन्होंने तरीकों के बारे में लिखा था। इन्होंने हिंदू कौन है की एक पुस्तक भी लिखी है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म जब आया तो उस समय ये ध्यान देना सशस्त्र विद्रोह, ये मार्ले मिंटो के सशस्त्र विद्रोह की साजिश रचने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1910 में क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ संबंधों के लिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यही नहीं, सावरकर पर ये जैक्सन, ये नासिक के कलेक्टर जो थे, जैक्सन की हत्या के लिए उकसाने वाला ये भारतीय इंडियन पिनल कोड 121A के तहत राजा सम्राट के खिलाफ साजिश रखने का भी था। तो उस पे दूसरा जो क्राइम जो उन्होंने किया था उसके आधार पर इंडियन पिनल कोड 121 के तहत राजा सम्राट के खिलाफ क्या किया था, साजिश रचने का भी किया था। ये दोनों मुकदमे सावरकर, ये दोनों मुकदमे में ये इसे और इसे, ये ध्यान देना कि सम्राट के प्रति साजिश रचने और जैक्सन के हत्या के लिए उकसाने के लिए मुकदमा पर यह चलाया गया और वीडी सावरकर साहब पर क्या किया गया, दोषी ठहराया गया और 50 वर्ष के लिए कारावास की सजा सुनाई गई। और यह कारावास जो था जिसे काला पानी की सजा कहा जाता है, और 1911 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह सेलुलर जेल में ले जाया गया। ये 26 फरवरी 1966 को अपनी इच्छा से उपवास करने के कारण इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ध्यान देना, बीडी सावरकर की जो किताब है फर्स्ट इंडिपेंडेंस और खासकर हिंदू सभा के लिए बहुत चर्चित रहा है। इसके अलावा इन्होंने, अगर हम बात करें तो सावरकर द्वारा बनाया गया जो संस्थान था वो इस प्रकार के थे। जैसे अगर हम बात कर ले सावरकर के द्वारा बनाए गए, जैसे इंडिया हाउस की बात करते हैं, इसकी स्थापना श्यामजी किशन वर्मा के द्वारा 1905 में लंदन में किया गया था। इसे लंदन में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवादी विचार को बढ़ावा देने के लिए खोला गया। तो ध्यान देना, ये लंदन में श्यामजी किशन वर्मा जी के द्वारा खोला गया था और इसका मेन उद्देश्य था ब्रिटेन यानी विदेशों में रहने वाले भारतीय छात्रों को भारत के प्रति राष्ट्रीयता के लिए जागरूक करना और ज्यादा से ज्यादा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट करने की बात करी थी। उसी के बाद अभिनव भारत सोसाइटी, यंग इंडिया सोसाइटी, ये 1904 में विनायक दामोदर सावरकर उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित किया गया एक सीक्रेट सोसाइटी था, जिसका नासिक के मित्र मेला के रूप में स्थापित किया। समाज के कई क्रांतिकारियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ भारत तथा लंदन में विभिन्न हिस्सों में
विभिन्न हिस्सों में शाखाओं से जुड़ा था। ये कहा जाता है कि भारत और विदेश में रहने वाले जितने भी लोग जो था इस ग्रुप से जुड़े हुए थे। मित्र मेला का ध्यान देना कि नासिक में मित्र मेला का किया गया। मित्र मेला का मुख्य उद्देश्य था लोगों को जागरूक करना और राष्ट्रीयता के प्रति हमारे भारतीय जनता में इतना आक्रोश पैदा कर देना कि वो भारतीय स्वतंत्रता के लिए कुछ भी कर सके। इसी के साथ अगर देखें कि फ्री इंडिया सोसाइटी की सावरकर ने 1906 में लंदन गए थे और उन्होंने जल्दी ही इटालियन साम्राज्यवादी ग्यूसेप मजीनी, सावरकर के मजीनी की जीवनी पर लिखी गई उनके विचारों पर आधारित फ्री इंडिया सोसाइटी की इन्होंने स्थापना किया। यही नहीं, हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा भारत में सबसे पुराने संगठनों में से एक है। इसका गठन 1907 में हुआ था और 1915 में अखिल भारतीय आधार पर इसे संगठन करने का विस्तार किया गया और इसी संगठन की स्थापना करने अखिल भारतीय सत्रों की अध्यक्षता करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में पंडित मदन मोहन मालवीय, ध्यान देना, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और वीर विनायक दामोदर सावरकर आदि शामिल थे। तो ये सावरकर के द्वारा जो प्रमुख, अगर इंडिया हाउस की बात करें, यंग इंडिया की बात करें, यंग इंडिया सोसाइटी की बात करें, फ्री इंडिया सोसाइटी की बात करें या हिंदू महासभा की बात करें, यह बेसिकली किसके द्वारा रेगुलाइज किया जा रहा था? कहीं ना कहीं आप देखोगे कि बीडी सावरकर के द्वारा रेगुलाइज किया। बाद में यह अखिल भारतीय स्तर पर इसका क्या हो गया? विस्तार किया गया। ध्यान देना, क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य था भारत को स्वतंत्रता कराना और भारत की स्वतंत्रता कराने में अपने तरीके से जितने भी क्या हो सकता है कि साधन, रिसोर्सेज, संसाधन जो थे उसको यूटिलाइज करना, अलग अलग तरीके से क्या करना कि संस्थाएं बनाना, लोगों को जागरूक करना और जागरूक करने के साथ साथ भारत को बहुत जल्दी स्वतंत्रता के आगोश में लाना। क्लियर है? और इसी के साथ मैं आपसे कहूंगा कि ये आज का करंट अफेयर्स के मुख्य टॉपिक, इसको आप पढ़ें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करें और देखें। इसी के साथ मैं विनय सिंह आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट या कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रहा हो तो आप इन नंबरों पे क्या कर सकते हैं कि मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।